जय हिंद दोस्तों। 10 जून 1999, अगर आपको ये डेट याद होगा, इसी दिन यहाँ पर शरद पवार जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, ये डेट को यहाँ पर कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी का निर्माण करते हैं और ये पार्टी होती एनसीपी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। और इसके अगले साल ही 2000 में इस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। आज सेम चीजें यहाँ पर दोहराई गई है। शरद पवार के ही भतीजे अजीत पवार, जो पार्टी की स्थापना शरद पवार किए थे, उन्हीं पार्टी का जो मालिकाना हक है और सिंबल, ये अजीत पवार के पास में चला गया। पूरी कहानी क्या है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर यहाँ पर डिसीजन दिया है। ये ट्रिपल टेस्ट होता क्या है, ये हम बात करेंगे और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस शॉर्ट वीडियो में। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आर्टिकल्स जिसमें ये लिखा हुआ है कि अजीत पवार फैक्शन इज रियल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी रूल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली आपको बताना चाहते हैं, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन, वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, टोटल जो सीट है वहां पर है 288 है। 288 में से आपको मालूम है कि मेजोरिटी 50% प्लस वन चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट अभी है, एनडीए गवर्नमेंट है, उसमें से बीजेपी, एनसीपी कौन सी पार्टी है? ये अजीत पवार की पार्टी, जिनके पास में, जिनके सपोर्ट में 41 एमएलएज हैं। और ये एसएचएस का मतलब हो गया शिवसेना पार्टी, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, जिसके सपोर्ट में 39 एमएलएज हैं। टोटल मिला के 184 यहाँ पर एमएलएज एनडीए के सपोर्ट में है। अब आते हैं ऑपोजिशन में। ऑपोजिशन में अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एनसीपी एक एसपी लिखा हुआ है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ही है, शरद पवार की पार्टी। इसमें अभी फिलहाल 12 मेंबर है। वैसे आपको बताते, जब ये अलग हुआ फैक्शन, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, जब ये एनसीपी ब्रेक हुआ, स्प्लिट होने की जब बात हुई, उसमें 41 एमएलएज थे। लेकिन आज के टाइम में 39 है, जो आज के टाइम में रूल कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। बीजेपी लीड गवर्नमेंट वहां पर है। 2019 में जो बेसिकली इलेक्शन हुआ था। लेकिन कहानी क्या है? कहानी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को ये कहा है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो कि रिसेंट में, आज के टाइम में जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार है, उनके पास में जाती ओरिजिनल पार्टी के जो मालिकाना हक और जो सिंबल, आइकनिक जो सिंबल है, क्लॉक सिंबल, आपको मालूम होना चाहिए, घड़ी सिंबल जो है वो एनसीपी की पार्टी का है, उनके पास में जाता है। और ये कहानी जो शुरुआत हुई थी ना, ये बेसिकली जुलाई 2023 में बगावत शुरू हुआ और फाइनली 7 फरवरी को ये डिसीजन आ गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इस टोटल जो टाइमिंग करीब करीब 6-7 मंथ का जो भी लगा, इस टाइमिंग में बहुत सारे जो हियरिंग्स, माना जाता है 10 हियरिंग हुई, उसके बाद में यहाँ पर ये डिसीजन सुनाया गया है। इसके पहले भी हमने देखा था कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में जो पार्टी की स्प्लिट हुई थी, शिवसेना पार्टी किसकी पार्टी है, तो इसकी जो सिलसिला है 2022 से चला और फाइनली पिछले साल जाकर इसका सॉल्यूशन निकल पाया। और यहाँ पे एकनाथ शिंदे को, यहाँ पर शिवसेना जो ओरिजिनल पार्टी है का जो मालिकाना हक इनको दिया गया, पार्टी का सिंबल इनको दिया गया और इनके हाथ में, क्योंकि इनके पास मेजोरिटी थी। अभी हम बात करेंगे ट्रिपल टेस्ट बेसिकली क्या होता है, एक इजी और एक आसान भाषा में समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। इस ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि जो अजीत पवार है, जितने भी पार्टीज लेजिस्लेचर से उसमें सुपीरियर है। और सेम इसी तरह के जो डिसीजन है, कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर शिवसेना का जो फैक्शन हुआ था उस टाइम में सुनाया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर शरद पवार की जो पार्टी हुआ करती थी, उनको यहाँ पर ये कहा है कि विद इन अ वीक यहाँ पर आप अपनी पार्टी और सिंबल बताइए, ताकि जो अभी इलेक्शन, राज्यसभा की जो इलेक्शन बेसिकली 6 सीटों को लेकर होने वाली महाराष्ट्र में, इस पर आप भी फाइट कर सकें। सो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर क्या कहा है एक्चुअली, और ट्रिपल टेस्ट एक्चुअली होता क्या, देखिए। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर यह कहा है कि ये जो बेसिकली टोटल जो डिसीजन लिया गया, ये इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के आधार पर लिया गया है। आपको बता दें कि ये जो बेसिकली एक्ट है, इसके तहत यहाँ पर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर करना, पार्टी सिंबल के रिगार्डिंग यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है इस एक्ट के अंदर में लिए जाते हैं। यहाँ पर किस पार्टी को किस सिंबल जाएगा, तो इसी के आधार पर यहाँ पर लिया गया। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कहा जा रहा है ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला अपनाया गया है, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह हुआ था कि शिवसेना की जो पार्टी थी, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे इलेक्शन सिंबल का जो ऑर्डर है उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे निकल रहे थे जहां पर ये एक्ट काम नहीं कर रहा था। तो उसके लिए यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट वहां भी यूज किया गया था। सो एक्चुअली ट्रिपल टेस्ट में होता क्या है, देखिए, यहाँ पर 3 टेस्ट होते हैं। अब ध्यान सुनिएगा। पहले टेस्ट में यहाँ पर देखा जाता है कि जो पार्टी है, दो पार्टी जो दावा कर रही है कि अपनी ओरिजिनल पार्टी किसकी है, तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किसके आधार पर। देखिए, जो पार्टी बनाई गई होगी, पार्टी जो ऑफिशियल बनाई, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव होगी और ये ऑब्जेक्टिव क्या फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ये देखा कि कुछ 8 पॉइंट्स को लेकर कि नेशनलिज्म, मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ लॉ, ये तमाम जो चीजें 8 चीजें, इसके आधार पर देखा गया कि ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दोनों पार्टियां फुलफिल कर रही है। तो देखा गया कि दोनों जो पार्टियां हैं, दोनों
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है। सो फाइनली इसमें ये कहा गया कंक्लूजन के तौर पर कि ये जो पहला टेस्ट है ये बेसिकली विल नॉट लीड टू एनी कंक्लूजन। तो फिर दूसरे टेस्ट में यहाँ पर आया गया। दूसरे टेस्ट में यहाँ बेसिकली यहाँ पर दिखा पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए हर एक पार्टी की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। अगर यहाँ पे इलेक्शन सिंबल जो ऑर्डर है 1968 का अगर ये अप्लाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पर पार्टी के ही जो संविधान है उनके जो एम्स है ऑब्जेक्टिव है इनको आधार बनाया जाता है बेसिकली यहाँ पर पार्टी के मालिकाना हक के लिए और पार्टी के जो सिंबल देने के लिए। तो पार्टी के जो संविधान है इसमें यहाँ पर ना दो चीजें निकल के आती है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा ये डिटर्मिनेटिव रिजल्ट है। एक्चुअली हुआ कि आपको हम बताते सिंपल लैंग्वेज में, शरद पवार जो है ये बेसिकली क्या हुआ, इनके ऊपर ये क्लेम लगा कि ये अपने भतीजे अजीत पवार और कुछ लेजिस्लेचर्स को यहाँ से एक्सपेल्ड कर दिया गया जो बेसिकली एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल था इनके पार्टीज के अकॉर्डिंग। शरद पवार ने भी क्या किया, अजीत पवार के अगेंस्ट में ये क्लेम लगाया कि अजीत पवार ने यहाँ पर पार्टीज के जो संविधान है उसके खिलाफ जाते हुए अपनी लेजिस्लेचर्स में एक पार्टी चीफ बना लिया, पार्टी का मुखिया, जो कि संविधान के खिलाफ है। तो यहाँ पर यह कहा गया कि दोनों लोग यहाँ पर कहीं न कहीं दे आर नॉट एडहरिंग टू इट, ये दोनों कहीं न कहीं वायलेशन की है पार्टी के संविधान का। तो ये दोनों बेसिकली डिटर्मिनेटिव रिजल्ट नहीं दे पा रहे क्योंकि इसमें दोनों फेल हो चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आते हैं थर्ड टेस्ट में जो होता है टेस्ट ऑफ मेजोरिटी। और इस टेस्ट में यहाँ पर देखा गया कि टोटल 81 जो लेजिस्लेचर्स है, आप बोले 81 लेजिस्लेचर्स, एक्चुअली आपको बता दें कि 41 तो इनके पास में था और इनके पास में 12 था। 41 अजीत पवार और इनके पास में सतपा के पास 12। अब यहाँ पे 81 कैसे हो गया, इसमें इंक्लूड किया गया, ध्यान सुनिए, इसमें इंक्लूड किया गया जो एमपीज हैं, लोकसभा के एमपीज, एमएलएज हैं, एमएलसी क्योंकि महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, और इनके जो पार्टी के मेंबर जो राज्यसभा में है, ये टोटल तमाम जो नंबर है ये ऐड करके 81 हुआ। और इस 81 में 57 सपोर्ट किया गया किन्हें, अजीत पवार को, और उसमें से 28 किया गया शरद पवार को। आप फिर भी कंफ्यूज होंगे इतना नंबर कैसे आ सकता है। अब सुनिए ध्यान से, इसमें से 5 एमएलएज और 1 एमपी दोनों फैक्शन को सपोर्ट किया। दोनों फैक्शन सपोर्ट ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि 5 एमएलएज और 1 जो एमपी है दोनों एफिडेविट्स दोनों साइड से फिल किए और ये चीजें अप्लाई होती है, तो दोनों में कहीं कॉमन चीजें ऐड हो गई, तो यहाँ पर नंबर बढ़ गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की हम बात करें तो यहाँ पर अजीत पवार को 5 लेजिस्लेटिव काउंसिल सपोर्ट किए और वही शरद पवार को 4 किए। अगर हम बात करें यहाँ पर लोकसभा एमपीज की तो 2 अजीत पवार और 4 यहाँ पर शरद पवार को। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 1 अजीत पवार और 3 यहाँ पर शरद पवार को। तो टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 57 जो है अजीत पवार को और 28 जो है वहां पर शरद पवार को ये सीटें जाती है, नंबर्स जाती है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क उठाया गया शरद पवार के तरफ से कि ये कहीं न कहीं फेयर तरीके से नहीं हुआ है क्योंकि आप यहाँ पे एमएलएज, अब ध्यान सुनिए, एमएलएज, एमपीज और एमएलसीज, राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं उनको आप एक ही यूनिट में आप कवर कर दिए। जो एमएलएज के वोट की गिनती है, वैल्यू है, क्या एमपीज की होनी चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क कर रहा है, खासकर इस काउंटिंग में, ध्यान दीजिएगा, इस काउंटिंग में। और जो एमएलसी की होनी चाहिए वो क्या राज्यसभा के एमपी की होनी चाहिए, तो इसको लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट किया गया और इसी को बेस बनाकर यहाँ पर चले गए, कहाँ पर ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। कहा यह जा रहा है 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, खासकर इस ऑर्डर के अगेंस्ट में। और हो सकता है आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ अपना फैसला दे या फिर कुछ चीजें और निकल के आए, लेकिन फिलहाल तो इसमें बेसिकली जो डेवलपमेंट होना था वो हो चुका है। कंक्लूजन में ये कह सकते हैं इसमें कि महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल टसल है जो पिछले 2 सालों से चलता आ रहा है, खासकर पार्टीज के स्प्लिट को लेकर, शिवसेना पार्टी की बात करें चाहे एनसीपी पार्टी की बात करें, एक समय था जो 2022 तक में जब सब कुछ सही चल रहा था, एक महाविकास अघाड़ी जो एलियांस थी जिसमें शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस तीनों थी। अब यहाँ पर कांग्रेस फिलहाल अकेली रह चुकी है, एनसीपी भी 2 पार्टों में बट चुकी है जिसमें मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर्स है वो आज बीजेपी के साथ में, शिवसेना की मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर्स विद पार्टी सिंबल के साथ यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ में, यानी बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट बना इनके साथ में, और फिलहाल कांग्रेस यहाँ पर अकेले है। एक लेटेस्ट अपडेट और निकल के यहाँ पर आया कि मिलिंद देवरा जो कि कांग्रेस के एक जाने माने, एक पॉपुलर, वेल एजुकेटेड एक पॉलिटिशियन माने जाते हैं, ये भी कांग्रेस को क्विट करके ज्वाइन कर लिए शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी का। तो ये एक और झटका है खासकर कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस को। तो इन सबको लेकर आपका क्या मानना है, जो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल टसल हमें देखने को मिल रहा है, इस पॉलिटिकल टसल में ये चीजें तब बाहर निकल के आ रही है बेसिकली जब यहाँ पर नेक्स्ट मई में आपका लोकसभा इलेक्शन होने वाले, उस टाइम में ऐसे पॉलिटिकल उठापटक होना एक डेमोक्रेसी के लिए, एक लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं माना जाता है। तो इसमें आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।